So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Learner K12, 10वां चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड। इसके ऊपर वन शॉट हमने पिछले साल ही लाया था और इस बार इसी वीक में हमने जो एक क्विक रिवीजन सीरीज है उसके तहत एक वीडियो उस पर भी लॉन्च किया था एंड इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को दिए थे। शॉर्ट नोट्स में सारी चीज़ें इस चैप्टर के जितने भी कॉन्टेंट्स उनको हमने फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स के थ्रू बनाने की कोशिश की है। अगर आपको शॉर्ट नोट अवेल करना है तो नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दे दी गई है, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्विज अटेम्प्ट करना है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत 5 आसान सवाल होंगे, उनको अटेम्प्ट करो। वी जस्ट वांट टू मेक यू फील कि ये चीज़ जो है वो वैल्यूबल है और इसे आप बिना मेहनत के अगर लोगे ना तो इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी। इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई प्राइस पे करनी पड़ती है, या तो वो आप पैसे में देते हो या आप अपने एफर्ट से देते हो। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक द एफर्ट एंड प्लीज अटेम्प्ट द क्विज, ताकि हम आपको वो शॉर्ट नोट भेज सके। वैसे हमारे लिए क्या, हमें तो कभी ना कभी आपको भेजना ही है, तो हमने सोचा कि एक क्विज रख देते ताकि आपकी भी थोड़ी मशक्कत हो जाए, आपको भी लगे कि आपने कुछ अचीव किया है। नाउ कमिंग टू द थिंग, जब हमने वो क्विक रिवीजन सीरीज की वीडियो डाली थी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमारे प्री बोर्ड्स नज़दीक है, तो क्या आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, खास करके जो सोर्स बेस्ड सवाल है, उनको बता सकते हो। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें सारे ही 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स और सोर्स बेस्ड जो सवाल है उनको एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा, कैसे उनका आंसर लिखा जाए। फिर मैं जितने बच्चों ने उस सवालों के आंसर्स लिखे हैं, जिन्होंने आंसर राइटिंग कोर्स में इनरोल किया है, उनके बारे में भी दिखाऊंगा। बाय द वे, अगर आपने आंसर राइटिंग कोर्स में अभी तक इनरोल नहीं करा है, आप किसी भी द्वंद में फंसे हो कि प्राइस ज़्यादा है, 10 जून को आपका हिस्ट्री का एग्जाम खत्म होना है, तो ये जो वैलिडिटी है 2.5 से 3 महीने की है। एंड कंसिडरिंग द वैल्यू, ठीक है, लोगों को हम लोग पर्सनल कंसल्टेशन देते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच, चाहे वो सीबीएसई के हो, अभी तो बहुत सारे हमारे आरबीएसई राजस्थान बोर्ड के भी बच्चे आ चुके हैं। तो इफ़ यू आर इन डिलेमा, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस नंबर, ये जो नीचे नंबर दिया गया, वहाँ पे कॉल करें। जिस भी प्रकार की आपको परेशानी है, जिस भी प्रकार की दुविधा में आप हैं, आपको वो जो दुविधा है उससे निपटारा वहाँ पे मिलेगा। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन फर्स्ट, जो हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल बेसिकली जोटेदारों के ऊपर है कि जोटेदार जो है 18वीं शताब्दी के अंत में ग्रामीण बंगाल में एक बहुत पावरफुल, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति उभर के कैसे आते हैं। हाउ दे बिकेम सो पावरफुल इन द रूरल बंगाल एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 18वीं शताब्दी के एंड और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जोटेदार जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें एक्यूमुलेटेड होगी। जोटेदार कौन थे? कुछ भी नहीं, जोटेदार रैयती थे, बस वो थोड़े से अमीर रैयत थे जो धीरे धीरे लैंड अमास करते जाते थे, एक्यूमुलेट करते जाते थे। यू कैन राइट एन इंट्रो, ठीक है, ये इंट्रो हो सकता है। एंड आपने इसमें ये भी बता दिया कि ये जो थे रूरल बंगाल में जमींदारों से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। इसके कारण जो है 3 कारण आपको हमने 3 ही लिखने को कहा, तो आप 3 ही लिखेंगे। वैसे भी ये 3 मार्क्स का है तो आपको 3 ही लिखना है। पहला कारण कि ये विलेजेस में रहते थे, एंड चूंकि ये विलेज में रहते थे और जमींदार शहर में रहते थे, तो ये जो है इनके पास पैसा भी है, इनके पास ज़मीनें भी है, तो इनके पास जो गांव के रैयत है, गांव के पीजेंट्स है, वो आके अपना जो मसाइल है, अपने जो मामले हैं वो बताया करते थे एंड ये पैसों से कुछ उनकी मदद कर दिया करते थे। दे वेर एक्सेसिबल बिकॉज ये विलेजेस में रहा करते थे। जमींदार एक्सेसिबल नहीं थे, हर कोई जमींदारों की हवेली में जाके गुहार नहीं लगा सकता था। देन दे यूज टू लेंड मनी टू द पीजेंट्स इन द टाइम ऑफ नीड। जब पीजेंट को पैसे की जरूरत होती थी, तो चूंकि इनके पास पैसा होता था, जोटेदारों के पास, ये ट्रेड किया करते थे, तो वहां से जो पैसा एक्यूमुलेट हुआ उससे ये मनी लेंड कर दिया करते थे, पैसे उधार में दिया करते थे। इससे भी जो बहुत सारे किसान हैं वो इनके कर्जदार हो जाते थे, उर्दू में कहते हैं मखरूज हो जाते थे। नाउ द थर्ड पॉइंट कि ये जो थे इनके पास बहुत ज़मीनें थी, कभी कभी तो सैकड़ों एकड़ की, हज़ारों एकड़ की ज़मीन इनके पास होती थी, और इसमें वो खुद खेती नहीं करते थे। गांव के किसानों को कहा कि तुम्हारे पास अगर ज़मीन नहीं तो तुम हमारे यहाँ खेती कर दो, बटाईदार के तौर पर 50% हिस्सा तुम रख लेना और बाकी का बच्चा हमें दे देना, 50% तेरा, 50 मेरा और बाकी बच्चे लोगों का। तो ये जो काम है, इससे क्या होता था कि बहुत सारे गांव के जो किसान है वो इनकी ज़मीनों में काम किया करते थे। सो इन दैट वे ऑल्सो दे होल्ड अ गुड इन्फ्लुएंस ओवर द रूरल पॉपुलेशन। तो ये 3 कारण है जिनको आप मेंशन कर सकते हो। बाकी आप अगले क्वेश्चन की अगर तरफ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड फिफ्थ रिपोर्ट बिकम द बेसिस ऑफ इंटेंस डिबेट इन इंग्लैंड। फिफ्थ रिपोर्ट क्यों इंग्लैंड में एक बहुत तीव्र वाद विवाद का आधार बनता है। इसमें 3 मार्क्स का है, लेकिन फिर भी हमें एनालाइज करके बताना पड़ेगा कि फिफ्थ रिपोर्ट में आखिर क्या था, क्या ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से। पहले तो कंटेंट देखेंगे फिफ्थ रिपोर्ट का क्या कंटेंट था, देन वी विल सी द रीजंस कि इस कंटेंट की वजह से क्यों ब्रिटेन में या इंग्लैंड में बात करें तो इंटेंस डिबेट्स होती हैं। सबसे पहले फिफ्थ रिपोर्ट का एक छोटा सा इंट्रो। फिफ्थ रिपोर्ट वाज फिफ्थ इन अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट, एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट पब्लिश की गई, उसके तहत ये 5वीं रिपोर्ट थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष 1813 में प्रस्तुत किया गया था। अगर इसके कंटेंट की, सामग्री की बात करें तो इसमें सांख्यिकी सारणी थी, राजस्व के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर स्टैटिस्टिक रिकॉर्ड थे, जमींदारों और रैयतों के पिटीशंस थे। आपको हमने बताया था कि जमींदारों की जो पावर थी वो हटा दी गई, तो जमींदार और रैयतों के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते सिवाय
पिटीशंस डालने के, ऐसे ही रईत भी जमींदारों के खिलाफ पिटीशंस डाल दिया करते थे। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के जो नोट्स थे, उनके पर्सनल नोट्स कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो भी चीज़ें इसमें थी। देन रिपोर्ट्स ऑन रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, खासतौर पे बंगाल की चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, इन सब से रिलेटेड ये कंटेंट था। अब इसके ऊपर बवाल क्यों होता है इंग्लैंड में? तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी फिगर्स थे, रेवेन्यू एस्टिमेट्स थे, दे वेर ओवर एस्टिमेटेड, बहुत ज़्यादा करके वो बताए गए थे, और बहुत ज़्यादा करके बताए गए थे, और यहाँ पे एग्जैजरेट भी किया गया था सिचुएशन को। कहा गया कि जैसे 5 लाख का असेसमेंट है, तो उसको कहा गया 15 लाख का असेसमेंट, और इस पर से ये भी कह दिया कि 15 लाख के असेसमेंट पे भी जमींदार जो है फेल हो रहा है, मतलब कंपनी जमींदारों से पैसा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा ही असमर्थ है। तो ये एग्जैजरेटेड सिचुएशन था। आपको आगे पता चलेगा कि जमींदार डिफॉल्ट तो करते थे, बट कभी भी अपनी जागीर जो है, जमींदारी जो है, वो छीनने नहीं देते थे। फिर तीसरी चीज़ कि ब्रिटिश ईआईसी के बहुत सारे क्रिटिक थे, क्रिटिक मतलब आलोचक, वो नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो बरकरार रहे, तो वो भी इसको लेके बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते कि ये जो कुशासन फैल रहा है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, इसको हटाया जाए और इनकी जो मोनोपोली है वो छीन ली जाए। तो होता भी है, 1813 में इनकी मोनोपोली छीन ली जाती है। अब मैं आपको एक आंसर ऐसा दिखाऊंगा, अभी तक मैंने जितने भी सवालों को आपको बताया था, उसमें जितने भी आंसर्स मैं दिखाता था, सारे आंसर्स होते थे जिन्होंने ऑलरेडी बहुत बढ़िया आंसर्स लिखे उनके। मैं अब ऐसे स्टूडेंट के आंसर आपको दिखाऊंगा जिसने बहुत इंप्रूव किया अपने आंसर में। शुरुआत में जो स्टूडेंट है, अनिकेत नाम है इसका, ही वॉज वेरी गुड एट राइटिंग पॉइंट्स, बट उनको अरेज नहीं करना आता था। यहाँ पे एक आंसर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो इसने सबसे पहले बहुत बढ़िया इंट्रो लिखा फिफ्थ रिपोर्ट का, सबसे बेहतरीन इंट्रो मैंने यहाँ पे कहा भी है, उसको पर्सन मीट में कहा कि दैट इंट्रो वाज वेरी अप्रोप्रिएट। इसमें आपने बता दिया कि पार्लियामेंट के समक्ष 1813 में प्रस्तुत हुआ है। कुछ चीज़ें इसे करनी है अभी भी कि ये अंडरलाइन कर दे कुछ कुछ अहम चीज़ों को, जैसे इसने 1813 को यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अंडरलाइन नहीं किया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को अंडरलाइन नहीं करा है। उसके बाद इसको मैंने कहा था कि आप जब भी इंट्रो के बाद पॉइंट्स लिखने शुरू करो तो एक हेडिंग डाल दो ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। तो यहाँ पे आप डाल देते कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, तो वहाँ पे इसने दिया कि ये डिटेल इन्फॉर्मेशन था, जितनी भी एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उनके ऊपर, और यहाँ पे इसने ब्यौरा दिया है कि क्या क्या चीज़ें थी। तो हेयर यू कैन सी, इसने चूंकि अंडरलाइन नहीं करा है, मैंने उसे कहा अंडरलाइन अगर कर देते तो और बहुत अच्छा आंसर बन सकता था। बहरहाल पॉइंट इसने बहुत वेल मैनर में अरेंज किया है। सो इसने यहाँ पे इस पॉइंट में जितने भी कंटेंट है उसको भी लिखा है, और यहाँ पे अगर आप कंक्लूजन वाला इसका पैराग्राफ देखेंगे तो इसमें इसने क्या लिखा है कि ये जो फिफ्थ रिपोर्ट था, इसने इस चीज़ को लेके हाईलाइट किया कि कैसे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, कुशासन कर रही है बंगाल में, और इससे क्या होता है, बहुत गहरा जो डिबेट है वो इंग्लैंड में इसके ऊपर होता है, एंड अल्टीमेटली इसकी जो मोनोपोली है वो इवोक हो जाती है। तो इन दैट में यू कैन सी नॉट ओनली हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो बहुत एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग करते हैं, हाँ मैं लेकिन गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जब अभी जिस लेवल पे है एंड द वे ही इज इम्प्रूविंग, ये हो सकता है 2-3-4 और आंसर्स लिखने के बाद, 2-3-4 दिन और आंसर्स लिखने के बाद ये बहुत बेहतरीन आंसर लिखने लगे। अभी भी इसमें कोई बुराई नहीं है, इसने सारी चीज़ें लिखी है। अब ये जो भी इंप्रूवमेंट्स पे काम करेगा दैट विल बी बोनस फॉर हिम। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपको भी ऐसे आंसर्स लिखने हैं, अगर आपको भी लगता है कि यू आर वेरी बिगिनर, सीबीएसई वालों के लिए तो अभी एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ, तो आपको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आपके लिए बहुत देर हो चुकी है। बाकी अगर किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो वो लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम लोग क्या है एक ऑल इंडिया मॉक सीरीज भी लाएंगे, उसमें वो लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, या तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट होगा या हम लोग उसको फ्री रखेंगे ताकि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप स्टे ट्यून्ड रहें, आप जुड़े रहें। अगर आपको आंसर राइटिंग कोर्स में इनरोल करना है, डोंट फॉरगेट टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप डायरेक्टली नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, सबमिट करें डिटेल्स और जो पेमेंट है वो फुलफिल करें, एंड देन गेट एनरोल्ड इन आंसर राइटिंग सीरीज। हम आपको ईमेल के द्वारा वेरीफाई कर देंगे, सेंड कर देंगे गूगल क्लासरूम के लिंक। तीसरा सवाल जो है ये जमींदारों को किस तरीके से काबू करा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके ऊपर है। हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द अथॉरिटी ऑफ जमींदार इन बंगाल। सबसे पहला इंट्रो हमने डाल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जमींदारों की अथॉरिटी चाहती थी कंट्रोल करना, उसको कर्टेल करना चाहती थी, बिकॉज दे डिड नॉट वांट कि ये जो है आगे चल के हमारे खिलाफ बगावत कर सके। एंड उन्होंने किस तरीकों से इनकी अथॉरिटी छीनी, तो ये हमने 3 मार्क्स का है तो 3 तरीके मेंशन कर दिए। 3 तरीके ही आपकी किताब में दिए गए, चौथा कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले उन्होंने जमींदारों के जो अंदर ट्रूप्स होते थे, उनके अंदर जो उनकी आर्मी होती थी, कहा कि अब आप आर्मी नहीं रखोगे, क्योंकि आर्मी आप क्यों रखते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके लिए हमारे पास लोकल पुलिस है। दूसरी चीज क्या होती थी, जमींदारों के इलाके से कोई भी सामान गुजरता था ना तो उन्हें कस्टम ड्यूटीज मिलती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ये चीज़ अब नहीं होगी, बंगाल पूरा का पूरा हमारा है और यहाँ से कस्टम ड्यूटी हम आपको क्यों दे, तो राइट टू कलेक्ट कस्टम ड्यूटीज वेर अबॉलिश्ड। एंड तीसरी सबसे अहम चीज़ की इनकी जो कचहरी लगाने की क्षमता थी, पहले ये लोकल इलाकों के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, मसले मसाइल को निपटारा करने के लिए कचहरी लगाया करते थे। अब कहा गया कि कचहरी आप मत लगाओ, जो भी जुडिशियल पावर है वो कलेक्टर साहब के हाथों में है, वो अपने कलेक्टोरेट के तहत जितने भी मसाइल हैं उनको निपटा दिया करेंगे। अब आप केवल बैठ के रेवेन्यू कलेक्ट करो।
तो अब क्या होता है कि इस ट्रेडर कंपनी के तहत जमींदारों के पास ना ही पुलिस है और ना ही इनके पास कचहरी लगाने की क्षमता। तो जितने भी रैयत है वो इस बात को जान चुके कि जमींदार पावरलेस हो चुका है, तो वो जानबूझ के भी डिफाई करते हैं, कहते हैं कि हम लोग पेमेंट नहीं देंगे। कभी कभी जुटेदार उनको भड़काता था, कभी कभी वो खुद ही नाराज होकर कहते थे कि हम पेमेंट नहीं देंगे, जो करना कर लो, क्योंकि उन्हें पता था कि जमींदार ऑन द पेपर केवल ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कर सकते हो तो पिटिशंस डाल सकते हैं, उसके अलावा दे कैन नॉट डू एनीथिंग। सो दैट इज द थिंग। यहाँ पे अगेन आप देखेंगे तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट सौम्या, यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रो लिखा। द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज्ड द जमींदार वाज इंपॉर्टेंट, वो जमींदार इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उनकी अथॉरिटी को कर्टेल करना भी साइमल्टेनियसली उतना ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें इनसे केवल काम लेना है, इनको पपेट की तरह यूज करना है। फिर मैंने कहा कि आप जब भी इंट्रो के बाद पॉइंट्स लिखने शुरू करो, ये मैं जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगा, मेक अ हेडिंग, एक हेडिंग बना दो कि दे डिड सो इन द फॉलोइंग वेज, उन्होंने ये तरीके अख्तियार किए, दे यूज्ड फॉलोइंग मेथड्स, एंड उसके बाद इसने जो भी 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं वो एकदम सही है, वो एकदम अप्रोप्रिएट है, तो मैंने उस हिसाब से इनको मार्क्स भी दिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेज डिड द जमींदार डिवाइस टू विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, की परमानेंट सेटलमेंट जो था उसके तहत जो जो फेल करते थे, इसके इसको इस फेलियर से बचने के लिए उन्होंने क्या क्या तरीके ईजाद करे। तो फेलियर से तो बेसिकली होता क्या था, इनकी ज़मीनों का ऑक्शन होता था। सवाल में बेसिकली ये पूछा गया है कि ये कैसे अपने ज़मीनों की हो रही ऑक्शन से खुद को बचाते थे, मतलब अपनी ज़मीनों के नुकसान होने से खुद को बचाते थे कि हमारे हाथ से हमारी ज़मीनें ना जाए। तो एक सनसेट लॉ था, इंट्रो में आप सनसेट लॉ का जिक्र कर दें कि सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ज़मींदार अगर ड्यू डेट की इवनिंग को पेमेंट नहीं कर पाता है, इवनिंग से पहले पेमेंट नहीं आती है, तो उसके ज़मीनों की अब ऑक्शन होगी। ठीक है। और जो तरीके यूज़ किए जाते थे ज़मींदारों के द्वारा, पहला उसमें से फिक्टिशियस सेल, अपने एजेंट्स द्वारा क्या करते थे, वो ज़मीनों को खरीदवा देते थे और ओनरशिप उनके पास ही रहती थी। एक पॉइंट इसमें आप और मेंशन कर सकते हैं मैनिपुलेशन ऑफ ऑक्शंस का, ये अलग है, फिक्टिशियस सेल से अलग है। फिक्टिशियस सेल मतलब हमने ऐसे आदमी के नाम ज़मीन कर दी है जो बेनिफिशियरी नहीं है, बेनिफिशियरी हम है। लेट सपोज मैं अपने किसी सर्वेंट के नाम वो कर दूंगा, आफ्टर ऑल सर्वेंट बहुत ही ज़्यादा वो डिमीनिंग वर्ड है, मैं अपने एक असिस्टेंट के यहाँ या मैं अपने एक स्टाफ के नाम वो ज़मीन कर दूंगा, और उसके ज़मीन तो उसके नाम है बट रूल जो है हुकूमत जो मेरी होगी। और एक तरीका होता था मैनिपुलेशन ऑफ ऑक्शन का, उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। उसमें क्या करते थे, ज़मींदार के जो एजेंट्स थे वही जाके ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते थे और ज़मीनें खरीद लेते थे, और फिर उन्होंने 2-3 महीने ज़मीनों को होल्ड करा और फिर डिफ़ॉल्ट कर दिया। ऐसे करके फिर अब जो नए, लेट सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, एक ज़मींदार हैं बर्दमान के सुल्तान मेहताब चंद, तो मेहताब चंद की जो ज़मीन है उसका ऑक्शन होना है। ओके। और मेहताब चंद की ज़मीनों का ऑक्शन होना है। अब ऑक्शन में क्या, उनके एजेंट पहुंच गया, उन्होंने ही ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगा के वो ज़मीन खरीद ली है। ठीक है। तो ए नाम के ज़मींदार के एजेंट ने ज़मीन खरीदी और 2-3 महीने बाद ये डिफॉल्ट कर जाता है, तो अब ए की ज़मीनों का ऑक्शन होगा, और बी नाम का है ज़मींदार का ही कोई एजेंट है वो फिर खरीदेगा, फिर बी भी ऐसे करके हमारा डिफॉल्ट करेगा और सी नाम का एजेंट खरीदेगा। ऐसे करके जब बरतानिया की हुकूमत देखती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन वाले देखते थे कि लगातार जो नए नए लोग हैं वो खरीद खरीद के डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो वापस जमींदार के पास ही जाते थे, मेहताब चंद के पास ही जाएंगे कि देखिए नए जो ओनर्स है वो बार बार डिफॉल्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा आप ही इसको कम दाम पे खरीद लें, एंड जैसे आपने पहले चलाया उसे चलाने की कोशिश करें। तो मैनिपुलेशन ऑफ ऑक्शन वाज आल्सो वन ऑफ टूल। आप प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जाती थी वुमेन को उसको उसका भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस जैसा रूल था उस हिसाब से महिलाओं की संपत्ति नहीं छीनी जा सकती थी, उसको कॉन्फिस्केट नहीं किया जा सकता था। एक तरीका था बाई फोर्स, यानी कि जो जमींदार के लाठियाल्स होते थे वो, जैसे मान लो कि उनकी ज़मीन किसी और ने खरीद ली, कोई तरकीब काम नहीं आई, फिक्टिशियस सेल की कोई तरकीब काम नहीं आई, मैनिपुलेशन नहीं हो पाया ऑक्शन में और किसी और ने ज़मीन खरीद ली, तो जिसने नई ज़मीन, जो नया ओनर है, जो नया ज़मींदार है, उसको ये जो पुराने ज़मींदार के लाठियाल है वो भड़काया करते थे। एंड बाय लॉयल्टी, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है कि जो ज़मींदार के रईस थे, ठीक है, जो अब किसी नए ओनर के नीचे काम करेंगे, वो ऐसा लगता था उन्हें कि भाई हमारा जो राजा है बदल गया है, तो ज़मींदार उस इमोशनल एस्पेक्ट का सहारा लेके भी कहते थे रईयतों को कि देखो तुम्हारे लिए हमने इतने सालों तक इतनी मेहनत की है और हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहे। अब ये जो नया आदमी तुम्हें रूल करने आया है, इसकी रूल को तुम एक्सेप्ट मत करो और बगावत करो। तो जब रईयत बगावत करेंगे तो ऑब्वियसली जो स्टेट कंपनी की गवर्नमेंट है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात को देखेगी कि जो नया ओनर है भले ही उसने पैसा तो दे दिया है, बट जो रईयत से उसके नीचे काम करने को तैयार ही नहीं है, तो ओनरशिप उससे छीन ली जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दीज टैक्टिक्स, इवन तो जमींदार ऑफ बेंगॉस में डिफॉल्टिंग, वो डिफॉल्ट कर रहे थे, बट इनकी ज़मीनें उनके हाथ से नहीं जा रही थी। यहाँ पे मैं एक बहुत बेहतरीन आंसर दिखाना चाहूँगा। वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज अक्षता गुप्ता, एंड बाय द वे शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट इन द आंसर राइटिंग कोर्स। बहुत आंसर्स उसने लिखे भेजे हैं। तो इसने बहुत अच्छा चार्ट बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टैक्टिक्स यूज्ड बाय जमींदार्स टू अवॉइड फेलियर इन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या प्रेशर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। पहला हमारा आ गया फिक्टिशियस सेल, ठीक है। फिर इसने कहा है बाय फोर्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू वुमेन और बाय लॉयल्टी ऑफ दिस प्रजा, ऑफ हिज प्रजा। एंड फिर इसने पॉइंट में सारी चीज़ों को लिखा है
ये पैरा पे लिखा था, मैंने कहा कि इसको एक एरो से आप यहाँ पे मार्क कर दोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए एग्जामिनर के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और फिर ये जो आंसर्स पॉइंट इसमें लिखे हैं वो एकदम बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो ज़मींदारों के रईतों के साथ क्या सपोर्ट थे उसके बारे में लिखा है, फिर ज़मींदार किस तरीके से ऑप्शंस मैनिपुलेट करते थे उसके बारे में लिखा है, किस तरीके से अपने रिलेटिव वुमेन को, माताओं को, बहनों को, वाइफ्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते थे, उसको भी लिखा है। तो दैट इज़ द थिंग। तो इस तरीके से आप भी आंसर्स बढ़िया लिख सकते हैं। बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग काम करते हैं। अगर आप बहुत बिगिनर है ना, तो हम लोग शुरू में एक चीज़ पे काम करेंगे, जस्ट मेक यू फील कि भाई आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्टेबल बनाना हमारा काम है। हम लोग देखेंगे कि आप में क्या क्या कमियां हैं, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहली सबसे बेसिक जो कमी है कि आप चीज़ों को अंडरलाइन करो, तो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं। आयुष सर आपको बताएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आप पैराज में आंसर लिखते हो, आप पॉइंट्स बहुत एलिमेंट भी लिख देते हो, तो किन किन पॉइंट्स को हमें नहीं लिखना है, किन किन पॉइंट्स को हमें लिखना ही लिखना है, और कितने मार्क्स में कितने पॉइंट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स। अगर आप राजस्थान बोर्ड से हो तो फिर अलग कॉन्टेक्स्ट बनेगा, अगर आप सीबीएसई से हो तो फिर अलग कॉन्टेक्स्ट बनेगा। और फिर उस हिसाब से अगर 6 मार्क्स के हैं तो कैसे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, कैसे आप माइंड मैप्स बना सकते हो, कैसे आप हायरार्की दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारी कोशिश रहती है। एक एक करके एक ही दिन में सारा बताएंगे ना, तो आपके दिमाग में रिटेन नहीं आप कर पाओगे। एक एक करके इंप्रूवमेंट्स हम लोग आपके लिए करते रहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन दैट वी हैव, बैटल बिटवीन हो एंड प्लो वाज अ लॉन्ग वन। इस स्टेटमेंट को आपको सब्सटैंशिएट करना, मतलब इसकी पुष्टि करनी है। सबसे पहले हो एंड प्लो को यहाँ पे किससे सिंबलाइज किया गया है उसके बारे में बताना है। ये जो बैटल है वो राजमहल हिल्स में संथाल और पहाड़ियाज के बीच जो बैटल हुई थी, मतलब जो झड़प होती थी, उसको यहाँ पे कैरेक्टराइज करा गया। संथाल्स को लेके यहाँ पे हमने कह दिया कि चूंकि ये सेटल एग्रीकल्चर करते थे, इसीलिए इन्हें प्लो से यहाँ पे सिंबलाइज किया गया। और पहाड़ियाज के बारे में कह दिया चूंकि ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, इसीलिए यहाँ पे इन्हें कुदाली से कैरेक्टराइज करा गया। और शिफ्टिंग कल्टिवेशन का कुदाली से क्या वास्ता है, इसको जानने के लिए आप शॉर्ट जो हमने क्विक रिवीजन वाली वीडियो बनाई है उसको देख सकते हैं, या वन शॉट भी आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस्ड है। फिर इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुई थी, तो एक एरिया डिमार्केट करके दे दिया था ब्रिटिशर्स ने संथालों को राजमहल पहाड़ियों के नीचे, और उस एरिया में संथालों को लीगली कहा कि आप यहाँ रहो, और वहाँ पे पहाड़ियाज पहले से रह रहे थे। और संथालों को कहा कि पहाड़ियाज को भगाओ और वहाँ पे सेटल एग्रीकल्चर करो। संथाल लगातार पहाड़ियाज के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि पहाड़ियाज जो है संथालों से नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश सपोर्ट भी था, खुद भी संथाल बहुत पावरफुल थे, फिजिकली जो थे बहुत डोमिनेंट थे। तो वो पहाड़ियाज को मजबूर कर देते हैं कि वो और ऊपरी क्षेत्रों में जाने को मजबूर हो, कि वो और जंगल में डीप चले जाए, वो पहाड़ों में और डीप चले जाए। सो दैट इज द वे दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। पहले संथाल और पहाड़ियाज का छोटा सा इंट्रो दे दे, कैसे हो से कैसे सिंबलाइज करा गया वो बता दे, प्लो से कैसे सिंबलाइज करा गया वो बता दे, फिर इनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता दें, रीजन, और दूसरा हमारा हुआ कंक्लूजन पार्ट, रीजन की क्यों होता था, और कंक्लूजन मतलब आखिर लड़ाई जब खत्म हुई तो क्या हुआ, पहाड़ियाज जो है और जंगलों में अंदर चलेगा, पहाड़ों में और अंदर चलेगा। Now the next question, after introducing permanent settlement in Bengal, जमींदार रेगुलरली फेल्ड टू पे द लैंड रेवेन्यू डिमांड। इसके काउजेज और कॉन्सिक्वेंसेज बताओ, क्यों जमींदार फेल कर रहे थे, इसके काउजेज और इसके कॉन्सिक्वेंसेज। एक छोटा सा आप इंट्रो लिख सकते हैं कि इसको 1793 में, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करा, आपको अंडरलाइन भी करना है। 1793 में लॉर्ड कार्निवलिस ने इंट्रोड्यूस करा था, और क्यों इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि बंगाल में जो लो एग्रीकल्चरल आउटपुट की समस्या थी, जिसको सॉल्व किया जाए, ताकि अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ेगा तभी तो ज़्यादा लैंड रेवेन्यू आ पाएगा। काउजेस क्या कहते हैं, सबसे पहले डिमांड बहुत हाई सेट किया गया था, आप इसमें लिखेंगे, ऐसा केवल हाई डिमांड लिख के नहीं छोड़ देना, इसके अंदर एक एक दो दो पॉइंट लिखना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप लिख सकते हैं। फिर डिमांड वॉज लेवाइड इनवेरिएबली, ठीक है, मतलब फर्टाइल लैंड पे भी उतना ही डिमांड है और बैरल लैंड पे भी उतना ही डिमांड है। इससे दिक्कत होती थी ऐसे किसानों को, ऐसे जमींदारों को जिनके अंदर बंजर ज़मीनें आती थी। फिर लो एग्रीकल्चरल प्राइसेस, प्राइसेस बहुत कम है, तो चाहे हम कितना भी प्रोडक्शन कर ले, ग्लोबली अगर हमारे सामानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा तो कैसे हमारी जो कमाई है वो हो पाएगी। फिर पावरलेस जमींदार, अगर इन केस जो रैयत है या जोटेदार है वो डेलिबरेटली डिफाई करते हैं, डेलिबरेटली पेमेंट करने को मना करते हैं, तो जमींदार कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज दे हैव नो पावर्स नाउ। तो ये काउजेस है। कॉन्सिक्वेंसेज में आप कहेंगे कि जब जमींदारों की फेलियर होती थी तो वो क्या करते थे, अब अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए ऑक्शंस को मैनिपुलेट करते थे, बेनामी परचेज करवाते थे। और सबसे लास्ट में क्या होता है, लगातार जब ये सारी चीज़ होती रहती हैं, एंड 1813 में फिफ्थ रिपोर्ट पब्लिश होता है, उसके बाद इन सारे सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट कहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब आपको मोनोपोली हम लोग नहीं देंगे, आपने बंगाल में बहुत कुशासन फैलाया है। सो एंड ऑफ मोनोपोली इन 1813। यहाँ पे मैं आपको एक आंसर दिखाना चाहूँगा नैन लोहिया का। इसने सबसे पहले शुरुआत करा है परमानेंट सेटलमेंट के एक छोटे से इंट्रो से, कि इसको लॉर्ड कार्निवलिस ने लगाया था 1793 में। एंड इसके तहत क्या क्या हुआ था, कंपनी ने रेवेन्यू फिक्स कर दिया और जमींदारों को इंटरमीडिएट के तौर पे, रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पे नियुक्त कर दिया, ठीक है। और रीजंस जो है इसके काउजेज अगर फेलियर के पूछा तो सबसे पहले हाई रेवेन्यू डिमांड एंड लो एग्रीकल्चरल प्राइसेस, इसमें दो पॉइंट लिखा है। इनवेरिएबल डिमांड एंड डिक्लाइन पावर ऑफ जमींदार, इसके अंदर दो पॉइंट लिख दिया है।
तो यहाँ पे कुल मिला के इसमें 4 काउजेस को एक्सप्लेन करा है 2 पॉइंट्स में, ठीक है, 2 हेडिंग्स के अंदर। और फिर अगर आप देखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस में इसने लिखा है फिक्टिशियस सेल, कि कैसे वो अपनी ही एजेंट को अपनी ज़मीनें खरीदवा के उसकी उसकी जो बेनिफिट है वो लेते रहते थे। फिर बेनामी परचेज का मेंशन किया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती थी गवर्नमेंट को, उसका मेंशन किया है। इसमें 1-2 चीज़ ये और मेंशन कर सकती थी, बहरहाल इतना जो आंसर इसने लिखा है वो एकदम एप्रोप्रिएट है, 6 में से 6 से ज़रूर मिलेंगे। फिर कंक्लूड भी करें, 1-2 चीज़ क्या इसमें डाली जा सकती थी कि मोनोपोली छीन ली जाती है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को जब ये फिफ्थ रिपोर्ट पब्लिश होता है 1813 में। तो एंड लुक द वे हाउ शी हैड कंक्लूडेड, किससे कैसे इसने कंक्लूड किया है। द जमींदारी सिस्टम वाज रिगार्डेड एज अ मेजर सेटबैक टू बोथ रूरल इकोनॉमी एंड द रेवेन्यू कॉफर्स ऑफ कंपनी, की कंपनी को ना तो खजाना में पैसा आ पाया, ना ही जो रूरल इकोनॉमी है बंगाल की उसमें कुछ खासा इंप्रूवमेंट हो पाते हैं। सो इन दैट वे यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर्स। इस लेवल पे पहुंचने के लिए अगर आप बिगिनर हो, तो अगर आपने अभी इनरोल करा है तो लगातार हम लोग काम करेंगे आपके साथ, लगातार हम लोग मीट पर रहेंगे एंड लगातार एट अ डिस्पोजल ऑफ जस्ट अ मैसेज वी आर हेयर विथ यू। आप एक मैसेज डालते हो, आप एक कॉल करते हो, हम तुरंत आपको वहाँ पे कंसल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो इतना ईज कर दिया हमने प्रोसेस को, इतना ईज कर दिया है कि अभी ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं वो आंसर्स लिख के भेज रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजी हैं अपने प्री बोर्ड्स में, बट फिर भी मैं कहता हूँ कि आप चाहे 15 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 15 के 15 ना अटेम्प्ट करो, 2-2 अटेम्प्ट कर लो, एक इकोनॉमिक्स का, एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटिकल साइंस का। और बहुत जल्दी जो है हम लोग एक और नया सब्जेक्ट इसमें ऐड करने वाले हैं। आई विल नॉट अनाउंस द नेम हियर, बट एक सब्जेक्ट बहुत जल्दी ये ऐड हो जाएगा, तो उसका भी एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप अभी एनरोल करते हो। तो हो सकता है कि बाद में अगर वो सब्जेक्ट ऐड हो जाए तो थोड़ी सी हम लोग प्राइस में बढ़ोतरी कर दें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग 8, 9, 10 जो 3 क्वेश्चन होंगे उसके बाद वो सोर्स बेस्ड होंगे, ये हमारा लास्ट सब्जेक्टिव है। अच्छा, ये जितने भी 3 मार्कर्स हैं ना, इनको मैं 6 मार्कर्स में भी पूछ सकता हूँ, तो 3 मार्कर्स से ही 6 मार्कर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे पूछ दिया, एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ जमींदारी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। और ऐसे सवालों को मैं पूछ दूं कि संथालों के बारे में बताओ, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ संथाल एंड डिस्क्राइब कि संथाल जो कि रिबेल करते, तो आपको ये 2-3 मार्कर्स को मिला के मैंने 6 मार्कर्स आपसे पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो सवाल है संथाल रेबेलियन से ही जुड़ा हुआ है कि संथाल फेल्ट एट द टाइम 1850 तक आते आते उन्हें ये जरूरत महसूस होती है कि उन्हें अब जमींदारों, मनी लेंडर्स एंड ब्रिटानिया की हुकूमत के खिलाफ बगावत करना चाहिए। इस एस्पेक्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपको मेंशन करना है, यानी कि संथाल रेबेलियन की यहाँ पे बात की जा रही है। मैंने आपको कहा कि संथाल जो थे उनको अंग्रेजों ने ही बसाया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से 1855 के आ, वर्ष तक आते आते ये जो संथाल थे वो न केवल बरतानिया की हुकूमत के बल्कि मनी लेंडर और जमींदारों के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। रीजंस बिहाइंड दिस रेबेलियन, क्यों ये रेबेलियन होता है? सबसे पहली चीज़ कि ये जो मनी लेंडर्स थे वो बहुत ज़्यादा ही इन पे जुल्म ढाते हैं। क्योंकि संथाल पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये जब लोन लेते थे, डेट लेते थे, तो इन पे बहुत औना पौना इंटरेस्ट चार्ज करके मनी लेंडर पैसा कमाया करते थे। और दूसरी तरफ संथाल आखिर लोन लेते क्यों थे? तो लोन लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ती थी क्योंकि बरतानिया की हुकूमत बहुत लालची हो गई थी। जैसे उन्हें पता चला कि संथाल बहुत मेहनती है, बहुत इंडस्ट्रियस ट्राइब है और सेटल एग्रीकल्चर जो वो धीरे धीरे बढ़ रहा, तो उन्होंने अपने रेवेन्यूज डिमांड भी बढ़ाने शुरू किए। एंड जब टैक्स रेट बढ़ाने शुरू किए तो संथालों के ऊपर बर्डन पड़ा एंड उन्होंने मनी लेंडर की तरफ रुख करा कि हमें कुछ पैसा दो। और ये जो पैसा था, ये जो डेट था, उसके ऊपर उन्हें बहुत इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। और ये दोनों तो एक तरफ, बल्कि जमींदार जो है उन्होंने देखा कि संथालों के पास बहुत ज़मीनें हो गई है, दामिनको का इलाका बहुत बढ़ गया। जमींदारों ने क्या सोचा कि अब इनकी ज़मीनों को हड़पना शुरू करते, तो बेसिकली तीनों ही तरफ से इन पे जुल्म हुए एंड अल्टीमेटली 13 जून 1855 को संथाल रेबेलियन शुरू होता है, जो कि 1 साल तक चलता है एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज क्रश्ड बाय ब्रिटिश इन 1856। एंड इसके बाद जो संथाल है उनको चुप कर दिया गया, उनको रिप्रेस कर दिया गया, दमन कर दिया गया उनका। नाउ कमिंग टू द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे जो मुझे लगता है बहुत अहम है। यहाँ पे जो सवाल है ये एक सोर्स है, आप वीडियो पॉज करें एंड देख लें कि भाई क्या क्या है। लैंडलॉर्ड्स डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, कि ये इस प्रकार के लोगों को पसंद नहीं करता। द जोटेदार्स हु कल्टीवेट लार्ज पोर्शंस ऑफ द लैंड वेयर आर वेरी रिफ्रैक्टरी। मैंने इसका आंसर आपको नहीं दिया क्योंकि बहुत बेसिक, हाउ डिड द जमींदार डिपार्टमेंट द डिफरेंट जोटेदार्स, की कैसे जमींदार जो है वो जोटेदारों को डांटा करते थे। तो वो बेसिकली क्या करते थे, उनको कचहरी ले जाते थे, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते थे। हाउ डिड जोटेदार्स रजिस्टर द अथॉरिटी ऑफ जमींदार, उन्होंने कैसे इनकी अथॉरिटी को रजिस्टर करा? तो वो जानबूझ के पेमेंट ही नहीं करते थे और वो ज़रूरत से ज़्यादा लैंड जो है वो एक्युमुलेट करके रख देते थे। उनकी लिमिट थी 500 एकड़ की, लेकिन बहुत सारे जोटेदारों ने 600-600, 700-700 एकड़ की जो ज़मीनें हैं वो कब्जा के रखी हुई थी। तो इन दैट वे दे रजिस्टर्ड द अथॉरिटी ऑफ जमींदार। तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है कि जमींदारों के अगेंस्ट, जमींदारों के कंपैरिजन में जोटेदारों के पास क्यों ज़्यादा अथॉरिटी थी, क्यों उनका कंट्रोल रहितों के ऊपर ज़्यादा था? तो 2 चीज़ें आप मेंशन करेंगे कि जोटेदार चूँकि गाँव में रहते थे, जमींदार शहर में रहते थे, इसलिए ऐसा था। और जोटेदार इन टाइम्स ऑफ नीड, चूँकि मनी लेंड किया करते थे, तो रईयतों की बहुत मदद हो जाती थी, इसीलिए दे होल्ड गुड कंट्रोल ओवर द रैय्यत्स दैन द जमींदार्स। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अगेन जो दूसरा हमारा सोर्स है ये फिफ्थ रिपोर्ट से रिलेटेड है।
यहाँ पे मैंने 3 सवाल डाला। व्हाट डज द टर्म जुम्मा मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सोर्स? जुम्मा का मतलब होता है ऑफिशियल असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जुम्मा और असेसमेंट, और ये जो सिक्का है ना, दैट इज हेयर द टर्म यूज फॉर रुपीज। रुपीज एडिशनली भी यूज कर दिया गया है, पर सिक्का मतलब भी रुपी होता है। एंड यहाँ पे मैंने कहा कि आर द रेवेन्यू फिगर्स शोड इन द सोर्स एक्यूरेट, इफ नॉट सो देन वाई? क्या ये जो रेवेन्यू फिगर्स यहाँ पे दिखाया गया है 14 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 26 लाख, 22 लाख, 21 लाख, क्या ये सही है? तो ये जो रेवेन्यू फिगर्स है सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। और क्यों ऐसे नहीं है? क्योंकि फिफ्थ रिपोर्ट जो बना रहे थे, दे वर द क्रिटिक ऑफ ईस्टर्डा कंपनी, एंड वो चाहते थे रेवेन्यू को ओवर एस्टिमेट करके दिखाए, ताकि इनकी जो है क्रिटिसिज्म ओवरऑल थ्रू आउट द ब्रिटेन हो। वाई वर द लैंड ऑफ जमींदार्स एक्सपोज्ड टू ऑक्शन? यहाँ पे लिखा गया है ना कि नोएडा के जमींदार, राशिया के जमींदार, बिशनपुर के जमींदार, ये सारे डिफॉल्ट कर रहे थे। तो क्यों डिफॉल्ट करते थे? क्यों इनकी ज़मीनों का ऑक्शन होता था? तो आप 2 रीज़न बता दें कि ये पेमेंट नहीं दे पाते थे बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, और दूसरी चीज़ ये पेमेंट नहीं दे पाते थे बिकॉज ऑफ लो एग्रीकल्चरल प्राइसेस की प्राइसेस बहुत कम थी, तो इनको उतनी कीमत ही नहीं मिल पाती थी कि वो उस डिमांड को मीट कर सके। Okay, now coming to the last question and the last source of this chapter. Passing through one village in Lower Rajmahal Hill, Buchanan Road. Buchanan जो हमारे इस चैप्टर के इतिहास का ऑफिशियल आर्काइव्स का हम लोग बहुत सहारा लेने वाले इस चैप्टर में। तो बुकैनन के बहुत सारे ऑफिशियल आर्काइव्स हैं जिनको आप रेफर करेंगे इस चैप्टर में। तो उन्होंने एक गांव के बारे में ब्यौरा दिया है यहाँ पे, और आप पूरे इस सोर्स को पढ़ें पॉज करके और फिर इसका जवाब दें। हु माइट हैव डिसाइडेड इन द अबव विलेज? अगर आप इस सोर्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस विलेज में बहुत बढ़िया सेटल एग्रीकल्चर हुई है और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को इम्प्लांट भी करा गया है। तो दैट कैन ओनली बी डन बाई संथाल्स। पहाड़ियाज जो है वो तो रह नहीं सकते क्योंकि वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, सेटल एग्रीकल्चर नहीं करते थे। वाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेसिवली प्रमोट द सेटल एग्रीकल्चर? क्यों ये बहुत प्रमोट करते थे सेटल एग्रीकल्चर को? रीजन वॉज, एक मार्क्स में लिखना है तो एक ही रीजन लिखेंगे। रीजन वॉज टू हैव मोर लैंड रेवेन्यू। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेटल एग्रीकल्चर किया जाएगा तभी ज़्यादा एग्रीकल्चरल आउटपुट आएगा, तभी हमारा जो लैंड रेवेन्यू है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। मेंशन एनी 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ बुकैनन फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी? 2 कंट्रीब्यूशन अगर इनके बताना, तो सबसे पहली चीज़, ही वॉज अ वेरी गुड हिस्टोरियन, तो जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनका ब्यौरा बहुत अच्छा रखते थे। दूसरी चीज़, ही वॉज अ वेरी गुड सर्वेयर, तो चाहे वो मिनरल्स की सर्वे की बात हो, चाहे कार्टोग्राफी की बात हो, इनसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी लिखी हुई चीज़ों से, इनकी बताई हुई चीज़ों से बहुत मदद मिलती है। सो इन दैट वे यू कैन राइट द आंसर। 2 मार्क्स में केवल 2 पॉइंट लिखो, 1 मार्क्स में केवल 1 पॉइंट लिखो। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जितने भी 3 मार्कर्स आएंगे, जितने भी 4 मार्कर्स आएंगे, वो इन्हीं, सॉरी 4 मार्कर्स तो नहीं आएंगे, 4 मार्कर्स में आपके सोर्सेज आएंगे, सोर्सेज तो मैंने सारे बता दिए। 3 मार्कर जितने भी आएंगे और 6 मार्कर जितने भी आएंगे वो इन्हीं 6-8 सवाल जितने भी मैंने बताए हैं इस वीडियो में उनसे रिलेटेड आएंगे। हाँ, हो सकता है कि मुखौटा अलग हो, सवाल एक ही होगा। मुखौटा अलग मतलब जैसा हमने कहा कि भाई सीधे हमने कहा होता कि संथाल लेबेलिंग के बारे में बताओ, तो वो एक अलग सवाल बनता। सवाल तो अलग है बट जवाब एक बनेगा। फिर मैंने कहा कि संथालों की ज़रूरत महसूस हुई 1850 तक आते आते कि उन्हें ज़मींदारों और मनी लेंडर्स हैं ब्रिटानिया की हुकूमत खिलाफ, बरतानिया की हुकूमत मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। तो ये सवाल भी संथाल लेबेलियन से ही रिलेटेड है, बस मुखौटा अलग है, जवाब एक ही होगा, सवाल अलग है बस। तो मुखौटे से आपको घबराना नहीं है। मैंने जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड है और जो इंपॉर्टेंट है उसको एक वीडियो में मेंशन करने की ज़रूरत की है। आई होप कि आपको कहीं और भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड इन केस इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन द आंसर राइटिंग कोर्स, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके एग्जाम में 15 दिन भी बचे हैं, देन ऑल्सो गेट एनरोल्ड। एंड आपको कोई भी समस्या आती है, वाई टेल अस कि क्या प्रॉब्लम है आपको इस कोर्स में एनरोल करने में। डोंट यू बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट वी आर गिविंग? आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस में प्रॉब्लम है, या आपको प्राइस में प्रॉब्लम है, या आपको सीधे सीधे नहीं करवाना है? आप सीधे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हमें भी पता चल सके कि किस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को, हम अपने सर्विस को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। एंड इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को अवेल करने के लिए, एंड इसके पीछे जो चैप्टर हमारा गुजरा है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, उसके शॉर्ट नोट्स को अवेल करने के लिए जो 2 क्विज हैं उनके फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहाँ से आप क्विजेस अटेम्प्ट करो एंड आपको विद इन आवर उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भेज दिए जाएंगे, बिकॉज वी वांट यू टू फील कि आपने उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को खैरात में नहीं लिया है, आपने उसको अर्न किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मी सुधांशु साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, गेट वैक्सीनेटेड सून।